Good morning, students. Welcome to the second lecture of Geography chapter number 1, Resources and Development. In the last class, we were discussing about the classification of resources, and in that, the last one, the fourth one, that is on the classification on the basis of the status of development was left because of some technical issues. So now I'll start with that discussion of the classification of resources on the basis of status of development. I hope you are ready with your book, and then I'll start right away. So on the basis of status of development, the basis of development means what amount of development has been done in finding the quantity, quality of the resource, that is called the basis of status of development. So it is classified into 4 types, that is potential resource, developed resource, stock and reserves. So we will see what is potential resource. Potential resources which are resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far this have not been developed properly. This means कि पोटेंशियल यानी क्षमता होती है. पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता होती है. यानी ये रिसोर्स बनने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रिसोर्स है भी, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है, उन रिसोर्सेज का उपयोग नहीं किया है. जैसे कि हमारे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, विच इज़ गुजरात एंड राजस्थान. नाउ एज यू नो, राजस्थान इज़ अ डेजर्ट एरिया एंड गुजरात ऑल्सो इज़ अ सेमी एरिड एरिया. तो वहाँ पे 2 चीज़ें बहुत मात्रा में मिलती हैं, वो है विंड और सोलर एनर्जी. ये बहुत मात्रा में है. और दूसरा, ज़मीन ज़्यादातर फ्लैट है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं है, तो देयर इज़ वास्ट ओपन एरिया. तो ये जो विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, उसको टैप किया जा सकता है थ्रू विंड मिल एंड सोलर फार्म्स. लेकिन अभी उसका जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा, यानी उसको डेवलप नहीं किया है. सोलर फार्म्स बहुत सारे डेवलप नहीं हुए हैं, विंड मिल्स बहुत सारे लगे नहीं हैं. तो इट इज़ स्टिल देयर इज़ अ पोटेंशियल टू यूज़ दिस, यानी वहाँ पे एक पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है. सो दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स. सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. The development of resource depends on the technology and the level of their feasibility. अब developed resource का मतलब क्या है? एक या पूरे देश में सर्वे करते हैं कि कहाँ क्या पाया जाता है. तो किसी एक क्षेत्र में ये पता है कि इसके अंदर में ये रिसोर्स है, उसको सर्वे कर दिया गया है, यानी सर्वे कर लिया ना, एस्टिमेशन किया कितना रिसोर्स है उसके अंदर में, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें पता है. लेकिन अभी तक हमारे पास या तो टेक्नोलॉजी की कमी है या वहाँ तक एक्सेस नहीं है, जिसके कारण हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. आई टेल यू एग्जांपल ऑफ राऊ घाट, जो बस्तर में राऊ घाट है, या बेलाडीला तो खैर पहले से यूज़ हो रहा है, लेकिन राऊ घाट देयर इज़ लॉट ऑफ आयरन ओर देयर. वहाँ पे आयरन ओर बहुत पहले से है, हमको पता चल गया है कि वहाँ पे आयरन ओर है, लेकिन उसको हम यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं था, हमारे पास ट्रेन रूट्स नहीं थे या रोड्स नहीं थे. तो वो जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक वहाँ से उसका एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, और वहाँ उस ओर को हम फैक्ट्री में ला नहीं सकते. नाउ रिसेंटली दे हैव डेवलप्ड. अभी इतने सालों में हमने अभी एक डेवलप किया है, रेल रूट डेवलप हो गया है, रोड्स हो गए हैं, और वो जंगल वाला एरिया, तो जंगल भी क्लियर करना पड़ता है वहाँ तक जाने के लिए. तो इट हैज़ बिन स्टार्टेड नाउ, बट स्टिल टिल दैट टाइम इट वॉज डेवलप्ड रिसोर्स. यानी पता है वहाँ पे क्या है, कितना है, ये सब पता है, लेकिन वहाँ उसको निकालने का हमारे पास में तरीका नहीं था. सो दिस इज़ व्हाट इज़ डेवलप्ड रिसोर्स. थर्ड इज़ स्टॉक. देयर इज मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज एंड आर इंक्लूडेड एज स्टॉक, है ना. अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल पहले दूंगा, उससे समझ में आएगा. है हमारे धरती में 2/3 अमाउंट जो है वो धरती कवर्ड है वाटर से.
एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस वी ऑलरेडी नो कि पानी किससे बना हुआ है, दो कंपाउंड है, ये दो एटम्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, जब जुड़ जाते हैं पानी बन जाता है. वी ऑल्सो नो कि हाइड्रोजन इटसेल्फ इज़ ए वेरी गुड फ्यूअल, है ना, इसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी है. एंड ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग एनीथिंग, फॉर कंबशन ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड. हमको ये पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज़ करके हम बहुत सारी एनर्जी पा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटली वी डू नॉट हैव एनी टेक्नोलॉजी टू टैप दिस एनर्जी फ्रॉम वाटर, है ना. हम कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई अरे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, पेट्रोलियम ख़त्म होते जा रही है, थोड़े दिनों में गाड़ी जो है, गाड़ियाँ जिसमें पेट्रोल और डीजल लगता है वो कैसे चलेंगी जब ये ख़त्म होते जा रही हैं. तो कई साइंटिस्ट ये लगे होंगे कि पानी से गाड़ी चला दें. अब ये पानी से गाड़ी चला दें, ये बेतुका सा चीज़ लगता है, लेकिन ये इसमें थॉट ये है बिकॉज वाटर इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, है ना, उससे बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. तो क्या नहीं हम उसको यूज़ करें पानी को और ताकि हमको ये एनर्जी मिल जाए. सो दिस इज़ अ थॉट बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी राइट नाउ. सो वाटर विल बी कंसिडर्ड एज स्टॉक नाउ. क्या कहेंगे उसको? स्टॉक कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारा है लेकिन उसका अप्रोप्रिएट यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है. सिमिलरली वाटर इन द रिवर है इज़ अ स्टॉक, है ना. अब उसकी कई उपयोग किए जा सकते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, लेकिन कितने डैम्स हैं हमारे पास? बहुत ज़्यादा नहीं है. या नेविगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो पेरेनियल रिवर है वही नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. जो सीजनल रिवर्स है वो तो गर्मियों में सूख जाते हैं, तो उसको भी यूज़ नहीं किया जा सकता. दे शुड हैव समथिंग, सम टेक्नोलॉजी टू यूज़ दोस वाटर. Okay, so I'll read it again. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these, and these are included as stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have the advanced technical know-how to use it for this purpose. Hence it can be considered as stock. ठीक है. And the last one is reserves. Now reserves are the subset of stocks. Subset of stocks यानी हिस्सा है, स्टॉक का हिस्सा. रिसोर्स रिजर्व जो है वो स्टॉक का ही हिस्सा है, लेकिन रिजर्व क्या है? जब मैंने सेकेंड एग्जांपल दिया था नदियों में पानी, वो रिजर्व है ना. सो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी यूज्ड इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, है ना. रिजर्व्स सबसेट है स्टॉक के, और हमारे एग्जिस्टिंग नो हाउ, एग्जिस्टिंग हमको मालूम है कुछ क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हमने उसे शुरू नहीं किया है. जैसे कि पानी है, पानी नदियों में जमा होते जाता, डैम बनाते हैं, वहाँ से आप उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये हमको पता है. लेकिन अभी तक बहुत सारे नदियों में हमने डैम्स नहीं बनाया और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहे हैं. सो दैट विल बी कंजर्व्ड एज, दैट विल बी कंक्लूडेड एज रिजर्व्स. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. अभी बहुत limited extent तक हम इसको use कर रहे हैं. Thus the water in the dams, forests, etc. फॉरेस्ट को भी हम रिजर्व ही मानते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको हमको मालूम है कि कैसे यूज़ करना है, लेकिन हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं प्रेजेंटली उसे. So this will be considered as reserves. So this concludes the type classification of resources. Now the next topic is development of resources. Now we know कि ये resources हैं, उसको develop कैसे करें, उसको usable कैसे बनाएं. So resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. तो resources बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिसोर्सेज. एयर, वाटर, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते. तो दीज आर द रिसोर्सेज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो वाइटल हैं, है ना. और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीने की हमारी जो शैली है वो ज़्यादा और उत्तम होती है ना. क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है. नाउ पुराने ज़माने में ऐसा सोचा जाता था, दीज रिसोर्सेज आर फ्री, वाटर इज़ फ्री, एयर इज़ फ्री, लैंड इज़ फ्री, जितना चाहो यूज़ करो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करो, बेरोक टोक यूज़ करो, यही हम मानते हैं.
सो इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब इसका जस्ट ये मान के हमने उसको उपयोग करना चालू किया और उपयोग की जगह हमने उसका दुरुपयोग चालू किया है ना। वी यूज्ड इट इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना रोक टोक के हमने उसको यूज़ किया। उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण क्या हुआ? इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, कंप्लीट यानी कम होने लगी, ख़त्म होने लगी, उनकी क्वालिटी भी ख़राब होने लगी, क्वांटिटी भी ख़राब होने लगी। सो उसका रिजल्ट क्या हुआ? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो हमारी लालच है, उसके कारण क्या हुआ? ये जो रिसोर्सेज हैं एक्यूमुलेट होने लगे। जो रिच एंड पावरफुल है उनके पास वो एक्यूमुलेट होने लगे, उनके पास जमा होने लगे, और जो पुअर हैं और जो पावरलेस हैं उनके पास में ये रिसोर्सेज नहीं थे। फॉर एग्जांपल वाटर, है ना। तो वाटर को कई लोगों ने अपना कुआं बना लिया, अपना कब्ज़ा कर लिया, और वो उनके पास पानी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो पुअर हैं, जो पावरलेस हैं, उनके पास पानी नहीं। सिमिलरली लैंड इज़ अ रिसोर्स, है ना। कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ लोगों के पास में अपने लिए कोई ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लेबर है, उनको दूसरे के लिए काम करना पड़ता है। तो दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स एंड विच गिव्स राइज टू अ डिवाइड इन सोसाइटी। अब कैसा डिवाइड? रिच एंड पुअर, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये ऐसा डिवाइड कर देते हैं। सो और थर्ड उसका क्या होता है? थर्ड रिजल्ट होता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ का, ये जो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। हमारे पर्यावरण का जो है ना, पूरे विश्व में पर्यावरण की क्षति हो रही है, हाँ। और ये एक तरीके से इट इज़ क्रिएटिंग अ क्राइसिस। विच टाइप ऑफ क्राइसिस? फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, जंगल नहीं है, पेड़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, पेड़ ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगी? अच्छा, दूसरा, हमने इतने जो फॉसिल फ्यूल्स इतना जलाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में इतना पोल्यूशन होता है, दैट ऑल्सो गिव्स राइज टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये हीट को ट्रैप कर लेती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या होगा? पोल्यूशन, वाइड स्प्रेड पोल्यूशन है चारों तरफ, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब जगह पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़। एंड देन ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ मैनी टाइप ऑफ गैसेस विच रिएक्ट विथ ओजोन लेयर, उससे डिप्लीट हो रहा है। एंड थर्ड लास्ट वन इज लैंड डिग्रेडेशन। हम एग्रीकल्चर को भी बोलते हैं कि भाई ये तो अच्छी बात है, लेकिन जितना ज़्यादा आप एग्रीकल्चर करेंगे, यू विल यूज़ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये सब यूज़ करेंगे, व्हाट विल हैपन इज़ द क्वालिटी ऑफ द लैंड, जो फर्टिलिटी है लैंड की वो ख़त्म हो जाएगी, एल्केलिनिटी बढ़ जाएगी, सैलिनिटी बढ़ जाएगी उसकी, एंड देन इट विल बिकम यूजलेस। सो दिस इज़ व्हाट is happening because of the indiscriminate use of resources. So I will read it. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problems: depletion of resources for satisfying the greed of few individuals, accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have-nots, or rich and poor. And then indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. So this is what is happening. Now you might remember that last year when I was teaching you the political science subject, I draw a diagram and told you this is the difference between equality and इक्विटी, है ना। दोनों का मीनिंग वैसा समानता ही होता है, लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी? सो इक्विटी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच वी हैव यूज्ड. सो व्हाट इज़ इक्विटी? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ फेयर एंड रीजनेबल वे, है ना। इक्विटी का मतलब क्या है? उचित तौर पे हम लोगों को वो उनकी राइट्स दे दें, दैट इज़ इक्विटी, है ना। यहाँ रिसोर्सेज में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? सबको उनके ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, है ना। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, उनको
देना चाहिए। कुछ लोग, अगर एक इंडिविजुअल है उसके पास इतना है जिसमें 10 लोगों का हो सकता है, तो व्हाट ही शुड डू, ही शुड शेयर इट टू ऑल द अदर 10 पीपल। सो दिस इज़ व्हाट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आदमी को जितना चाहिए उतना ही यूज़ करें, जिससे उस ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ ना करें। ओके, ह्यूमन ग्रीड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिस्ट्रॉयज दिस इक्विटी, है ना। हमारी लालच एक इतना बड़ा फैक्टर है कि ये जो इक्विटी है, जो फेयर एंड रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ना। सो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। विश्व की शांति के लिए और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा समय तक मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करना यानी काफ़ी लंबे समय तक लगातार उसको चलते रहना, जीवित रखना उसको, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेन, है ना। तो ये चीज़ करने के लिए हमको ये जो है अपने रिसोर्सेज हैं उसको सूझबूझ से, है ना, सावधानी से यूज़ करना चाहिए, बांटना चाहिए। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger, है ना। जैसे वर्तमान में जिस तरीके से हम बेतरतीब अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा और कुछ देशों के द्वारा, अगर ऐसा ये चलता रहा तो हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा खतरे में है ना। और फ्यूचर, हमारा जो भविष्य है वो तो बहुत ही अंधकारमय होगा अगर ये ही चलता रहा तो। सो देयरफॉर resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। इसलिए उचित योजना बनानी पड़ेगी हमको इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, ताकि हमारी जो लाइफ है सस्टेनेबल रहे, है ना। काफ़ी लंबे समय तक हम हमारी पृथ्वी को वहाँ उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसको जीवित रखें, तो हमको ये करना पड़ेगा, हमको सूझबूझ से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई विल रीड दैट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो sustainable existence is a component of sustainable development. So what is sustainable development? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and the development in the present should not compromise with the needs of the future जनरेशन। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इट शुड टेक प्लेस। वो डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बिना डेवलपमेंट के तो हम अपने लाइफ को अच्छा बेटर नहीं बना सकते। वो डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, है ना। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, है ना। वी शुड बी ऑलवेज ट्राइव फॉर डेवलपमेंट, बट इन डूइंग सो वी शुड नॉट डैमेज आवर एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए ऐसे विकास करना चाहिए। हम उसको पर्यावरण को ख़राब कर देंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ, बहुत सिंपल सा केस है डिफॉरेस्टेशन। हम अपनी खेती के लिए ज़मीन चाहिए करके हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और फ्यूचर में क्या होगा, है ना। खाली ज़मीन तो मिल जाएगी लेकिन हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी, है ना। अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। सो दैट डेवलपमेंट शुड हैपन, एग्रीकल्चर शुड हैपन, बट इन सच अ वे दैट वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एनवायरनमेंट। सी, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आवर डीड्स ऑफ द प्रेजेंट, अभी जो हम वर्तमान में जो कर रहे हैं ये हमारे भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए, है ना। हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी उनके लायक उनकी हवा, पानी, है ना, ज़मीन, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ये ऐसा अगर हम प्लान करके डेवलपमेंट करें तो इसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हमारे फ्यूचर आने वाले जनरेशन हैं उनको भी उनकी अधिकार मिलते रहें। तो ये सब चीज़ करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ये बात हुई, तो उन्होंने बोला कि चलो एक मिल के एक मीटिंग करते हैं, एक समिट करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं, ताकि ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं जो हैं उसको लिस्ट डाउन करें और इसको कैसे इससे हम इसका कोई हल निकालें, इससे छुटकारा पाएँ। सो देयर वाज अ समिट इन 1992 में देयर इज़ अ प्लेस इन ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। वहाँ पे 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil
for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. ये मीटिंग क्यों बुलाया गया था? ये डिस्कस करने के लिए कि जो एकदम अर्जेंट जो प्रॉब्लम है, किसके प्रॉब्लम? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमने पर्यावरण सुरक्षा के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए, और इसके कारण जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो उसको डेवलप करने के उसको डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग बुलाया गया था. द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो जो वहाँ पे जो लीडर आए थे विभिन्न देशों के, उन लोगों ने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया. वो डिक्लेरेशन में क्या था? उसमें ये बातें लिखी हुई थी कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मौसम चेंज हो रहा है ग्लोबली, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है ना, कुछ प्राणी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाए, कुछ पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ हल बनाए थे और सभी लोगों को उसमें सहमत होकर साइन करना था. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, यानी जंगलों के संरक्षण करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो बनाया, और एक एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में अचीव कर सकें. एजेंडा 21 क्या है? It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. तो ये एजेंडा 21 को 1992 में यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में सारे वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था, विच टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील. इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसका एम क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पूरे विश्व में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट यानी मुकाबला करना. कॉम्बैट यानी किसी का मुकाबला करना. किसका मुकाबला करना है? एनवायरमेंटल डैमेज, पोवर्टी, डिजीज़ थ्रू एंड डिजीज़. किसका मुकाबला करना है? पहले तो एनवायरमेंटल डैमेज का मुकाबला करना है, फिर गरीबी का मुकाबला करना है, एंड डिसीज़ एंड बीमारियों का मुकाबला करना है. कैसे करना है? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट. सब एक दूसरे के पूरे विश्व के सहयोग से, और कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉमन इंटरेस्ट यानी सबके लिए ये एक कॉमन इंटरेस्ट है, सबके लिए ये भलाई का काम है ना. म्यूचुअल नीड्स, जो मुझे ज़रूरत है वो आप मुझे दें, जो आपको ज़रूरत है मैं आपको दूं. टेक्निकल नो हाउ हो या नॉलेज हो या रिसोर्सेज हो, उसको बराबरी से बांटा जाए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बांटा जाए, है ना. ये भी दिस इज़ व्हाट वाज द मेन एम ऑफ एजेंडा 21. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. अब इसको डिसेंट्रलाइज किया गया. सभी जो लोकल गवर्नमेंट हैं वो अपने हिसाब से अपना लोकल एजेंडा 21 बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैज़ बिन डन थ्रू रियो डी जेनेरो 1992 अर्थ समिट. ओके, 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है. रिसोर्स प्लानिंग यानी योजना बनाना. अब प्लानिंग करना है, जैसे अब जनरली हम कहीं पे भी अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि बैग पकड़ा और निकल लिए. हाँ, हम सारी प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग कैसे करते हैं कि भाई हमारा ट्रैवल प्लान क्या होगा, स्टे प्लान क्या होगा, और घूमने का प्लान क्या होगा, यानी योजना बनाते हैं. उसी तरह कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हम बहुत सारी योजना बनाते हैं. तो रिसोर्स को भी यूज़ करने के लिए हमको योजना बनानी चाहिए. क्यों बनानी चाहिए? उसका एक रीज़न, रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, उसका एक रीज़न ये है कि एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, द रिसोर्सेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. है ना, हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्स हैं, लेकिन सब रिसोर्स सब जगह नहीं हैं. जैसे कि मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया था, कोल का एग्जांपल है, आयरन ओर का एग्जांपल है. सब जगह तो आयरन ओर नहीं मिलता है ना. ऐसे भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ बहुत सारा मिनरल मिलता है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, वहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. ऐसे भी जगह है जहाँ पे बहुत कम ही मिनरल्स मिलते हैं. नॉर्थ के जैसे स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते ही नहीं है. तो ये
इसके लिए फिर हमको प्लानिंग की, हमको रिसोर्सेज तो सब जगह चाहिए, उसको प्लान करके यूज़ करना चाहिए. एंड आई विल रीड थ्रू इट एंड यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस. प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. इट हैज़ इम्पॉर्टेंस in the country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. हमारे देश में, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत टाइप के रिसोर्सेज पाए जाते हैं हमारे देश में. तो इसका मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट है, यानी हमको और किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट द केस, है ना. हमको जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. हमारे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज़ होने वाला मेटल है कॉपर, है ना. जैसे बिजली के तारे हैं, ये सब चीज़ें कॉपर, है ना. तो कॉपर इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट मिनरल. कॉपर बॉक्साइड जो है इतना इम्पॉर्टेंट मिनरल है, लेकिन इंडिया में बहुत कम है, बहुत ही कम है. तो हमको इंपोर्ट कराना पड़ता है, बाहर से मांगना पड़ता है, और इसके बिना काम भी नहीं चलेगा. सो दिस मीन्स वी आर नॉट सेल्फ सस्टेन्ड. हमारे पास सारी चीज़ें नहीं हैं, हमको कुछ चीज़ें बाहर से भी लेनी पड़ेगी. उसी तरह देश में भी, जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ खूब सारे मिनरल्स हैं, आयरन ओर है हमारे यहाँ, झारखंड में भी है, उड़ीसा में है. अब थोड़ा उधर आप चले जाएंगे महाराष्ट्र में, बहुत कम आयरन ओर है ना. थोड़ा बहुत है, कर्नाटका में है थोड़ा बहुत, है ना, तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन बाकी जगह तो नहीं है. तो लोहा तो सब जगह चाहिए, है ना. तो लोहे को कैसे उसका यूज़ करें, आयरन ओर को कैसे यूज़ करें, दैट शुड बी प्लान्ड. ओके, सो आई विल रीड थ्रू इट. देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, है ना. देयर आर रीजन्स जहाँ पे कि स्पेशल टाइप ऑफ रिसोर्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ दूसरे टाइप के नहीं हैं. देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, है ना. फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. Now Arunachal Pradesh, our northeast, far away place, it has got lots of water. Water resource तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ क्या नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के साधन नहीं हैं. तो ये सब चीज़ें तो वाइटल हैं. पानी तो बहुत है, लेकिन ये सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो नहीं है वहाँ पे. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy, but lacks in water resource. Similarly, राजस्थान जहाँ wind energy भी बहुत है और solar energy भी बहुत है, लेकिन पानी नहीं है, तो यहाँ पे भी problem है. So, cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. So, we have a place Ladakh जिसमें वो जो area है, it is a cold desert, लेकिन वो आधे टाइम बारिशों के बाद में और ठंडों में तो वो देश से कट ही जाता है, क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं. सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम. इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स. सो दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल levels. So इसके कारण में why do we want to have a resource planning? Because the uneven or non-uniform distribution of resources calls for a balanced planning. ऐसा planning करें कि सब संतुष्ट हों, पूरे देश के लोग संतुष्ट हों, पूरे देश के हर एक रीजन में सब चीज़ मिल जाए. So that is the reason we have to plan our resources. So how do we plan our resource in our country? So there are actually resource planning itself is a very complex process. उसके 3 stages होते हैं resource planning के. तो सबसे पहला stage क्या है? So resource planning is a complex process which involves, first of all, is the identification and inventory of resources across the regions of the country. Identification यानी पहचान करना, and inventory का मतलब quantity ascertain करना. Inventory का मतलब क्या होता है? कितनी मात्रा में है, इसको हमको जानना. तो पहला स्टेज है कि सबसे पहले ये पता लगाना कि हमारे देश में क्या रिसोर्सेज हैं और वो कहाँ हैं. दूसरा क्या है वो पता चल गया, कहाँ है वो पता चल गया. अब तीसरा है कितना है, ये भी पता चलना चाहिए ना. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप. सो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. कैसे करते हैं? This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the
रिसोर्सेज कैसे करते हैं, सर्वे करते हैं, पता करते हैं कि भाई किस जगह पे क्या है, जियोलॉजिकल जो सर्वेज होते हैं वो करते हैं। उसके बाद में सर्वे करने के बाद में मैपिंग करते हैं, कहाँ पे वो अपनी इंडिया के नक्शे में बताते हैं कहाँ पे क्या पाया गया, किस किस जगह पे क्या पाया गया। अभी आप आगे पढ़ेंगे उसको, नेक्स्ट 5th चैप्टर में पढ़ेंगे मैपिंग। थर्ड इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, एस्टिमेशन। हमको अंदाज़ा लगाना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है और किस क्वालिटी का है। जैसे कि कोल है, कुछ जगह कोल तो बहुत है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है। लेकिन कुछ जगह कम है लेकिन बहुत ही अच्छी उत्तम क्वालिटी का है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्सेज। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। पहले पता करो कि आपके पास क्या है और कितना है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड इज evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. थर्ड सेकंड स्टेज है कि ये पता तो चल गया लेकिन हमारे पास क्या इसको उपयोग करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है या स्किल है, ये सब चीज़ें भी उसका प्लान बनाना पड़ेगा। भाई कहीं पे अगर कोयला है तो ये भी होना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड होना चाहिए, उसको खोदने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसको रिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हमको करनी पड़ेगी, है ना। यू विल सी दैट मैनी स्टेट्स इन इंडिया आर मिनरल रिच बट दे आर पुअर, है ना। मिनरल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। उसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। सो इंडिया थर्ड स्टेज इज़ मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो हम थर्ड ये है कि भाई हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का बहुत तेज़ी से विकास हो, लेकिन तेज़ी से विकास होने के लिए ये रिसोर्स डेवलपमेंट का भी विकास उतनी ही तेज़ी से होना चाहिए। तो वी हैव टू मैच दिस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद आवर नेशनल डेवलपमेंट plans. So these are the 3 stages of resource planning in India. So India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. तो हमारे आज़ादी के बाद में जो पहली जो सरकार बनी, जो उसमें फर्स्ट 5-year प्लान बना, तभी से उन्होंने ठोस एफर्ट लगाना चालू किया कि भाई हमको ये रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है अचीव, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करना ज़रूरी है ताकि हमारे देश का तेज़ी से विकास हो। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। जस्ट आई वॉज टेलिंग यू कि देर आर सर्टन रीजन्स जहाँ पे मिनरल्स तो बहुत हैं लेकिन स्टिल दे आर पुअर। तो इसमें ये बताया कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे वो रिसोर्स होना तो चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये है कि उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्स उतना डेवलप्ड है, उसके पास वो स्किल है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें। ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है और इसके एब्सेंस में, ये इंस्टीट्यूशन के एब्सेंस में ये नहीं किया जा सकता। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have poor resource base but they are economically developed. मैं आपको एग्जांपल दिया कि पंजाब, हरियाणा, ये जो जगह है यहाँ पे मिनरल रिसोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन they are one of the richest states in our country. Why? Because they are using their resources very judiciously, है ना, बहुत सूझबूझ से अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं उसको उपयोग कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब जो है मिनरल रिच स्टेट्स हैं, लेकिन देयर इज़ लॉट ऑफ पॉवर्टी इन दिस किंग। सो दिस इज़ वेयर वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू हैव अ बेटर प्लानिंग ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेज। ओके, नाउ देयर इज फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग, सपोज वी गो इन टू द हिस्ट्री। हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं। और एक समय में हमारे देश को, भारत को जो है सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारे पास में इतने सारे रिसोर्सेज थे जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी एक देश में होना नामुमकिन था। ये सारे रिसोर्स हमारे देश में थे और हैं, अभी भी हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल
जो बाहर के लोग थे वो इंडिया पे अटैक करके इसको अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करते रहे। पहले अलेक्जेंडर आया, अगर मैं थोड़े याद से बोलूँ, अलेक्जेंडर आया, उसके बाद में बहुत सारे टर्क्स आए, मुस्लिम रूलर्स आए, और पोर्टुगीज़ आए, फ्रेंच आए, और अंत में इंग्लिश भी आ गए। अब इंग्लैंड इफ़ यू कंपेयर विथ इंडिया, इट इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया, है ना। उसकी अगर एरिया निकालें तो इंडिया के एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। एंड ऑल्सो दे वेर नॉट मिनरल रिच, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे। सबसे पहले स्पाइसेस के लिए आए, फिर कॉटन के लिए आए, फिर हमारे आयरन को भी यूज़ करने लगे। सो दे वेर एक्चुअली पुअर इन मिनरल्स, उनके पास में बहुत ज़्यादा मिनरल्स रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी वो हम पे राज कर लिए। कैसे? व्हाट इज़ द रीज़न? है ना। हम पहले बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ एकता नहीं थी, फूट डाला तो ये किया, तो ठीक है भाई, हमारे यहाँ एकता नहीं थी, उन्होंने फूट डाला और राज किया, बट बिफोर दैट दे हैड डेवलप्ड देयर ओन टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपना देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, उनके पास में सारी टेक्नोलॉजी थी, नो हाउ थी, उनके पास एजुकेशन था, उसी को उपयोग करके तो ही उन्होंने यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारी थी, जैसे कॉटन, है ना। जब अंग्रेज यहाँ आए तब तक हम लोग हाथ से ही, हथकरघा से ही कॉटन के कपड़े बना रहे थे, और उन्होंने क्या डेवलप कर लिया? मिल्स, कॉटन मिल्स डेवलप कर लिए, और जो उन्होंने तेज़ी से उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो द प्राइजेज ऑफ द कॉटन क्लोथ केम डाउन, है ना। तो हम उनका मुकाबला ही नहीं कर पाए। उनके कपड़े और हमारे कपड़े में के प्राइजेस में बहुत डिफरेंस था। हमारे कपड़े बहुत महंगे थे और क्वालिटी में भी थोड़े से कम थे, जबकि उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और सस्ते भी थे। So this is what actually happened, and this led to what I can say is indiscriminate use by English people of our resources, है ना। इसी के लिए वो यहाँ पे हम पे राज कर रहे थे, रिसोर्सेज के कारण ही वो हम पे वो रूल कर पाए, अदरवाइज देयर वाज नो अदर रीज़न। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to the development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं तभी हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे जब हमारे पास में उसकी तकनीक होगी उसको यूज़ करने के लिए। और वो तकनीक कैसे डेवलप होगी? शिक्षा से, इंस्टीट्यूशंस से, लैब से, लेबोरेटरी से, साइंटिस्ट लोग इसको डेवलप करेंगे, है ना। तो इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तभी हम इन रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ कर सकेंगे। India has experienced all these different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also technology, quality of human resources, and the historical experience of the people. So, this is where I will stop. And the last point which is said कि सिर्फ रिसोर्स होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए आपके पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके ह्यूमन रिसोर्स यानी हम लोग पढ़े लिखे, शिक्षित और समझदार होने चाहिए। और तीसरा, हम अपने इतिहास से जो एक्सपीरियंस मिला है उसको याद रखें और उसको फिर उपयोग करें। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ द crux of this discussion. Now in the next class we'll discuss conservation of resources, and in particularly we'll discuss land resources. Thank you.